हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम बंगाल के गवर्नर देख रहे थे, है ना। कुछ कुछ गवर्नर के बारे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और फिर कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में देखा हमने, वॉरेन हेस्टिंग्स ना। और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारा कवर किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे, और भी जो भी गवर्नर जनरल थे सारे के बारे देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर पसंद आए, आपको हेल्प मिल रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सर जॉन मैकफरसन, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो मैं कुछ कुछ स्किप कर रही हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90%, ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। ठीक है, अब देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी ना। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं थे, रेतवाड़ी और महालवाड़ी। तो पहले हम देखेंगे रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो रेतवाड़ी व्यवस्था देखिए क्या थी। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रेतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रेतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई, तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। देखिए अब इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी ना, क्या क्या फीचर्स थी। देखिए सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। ठीक है, तो ये तो हो गया रेतवाड़ी व्यवस्था। अब हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। महल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से है। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण समाज पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हार्ट मैकेंजी हुए। ठीक है, देखिए इस मालवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता थे, इसको कौन प्रोड्यूस किया था, तो हार्ट मैकेंजी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन को 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का हाफ भाग ना, 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। ठीक है, भू राजस्व संग्रह करने की विधियां। ठीक है, जो भू राजस्व संग्रह होती थी, मतलब भू राजस्व ले जाता था लोग, हाँ, जमीन टैक्स, वो उसकी विधि क्या क्या थी देख सकते हो। क्षेत्रफल कितना उनके जमींदारी में 19%, रेलवाड़ी पे
51 और मालवाड़ी में 30%। पक्ष कौन कौन से? जमींदार, किसान, है ना, ये जमींदार से इतना, किसान से इतना, और मुखिया ये लंबरदार से इतना। तो ये देख सकते हो। फिर कॉर्नवालिस को बाद में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। याद रखिएगा, नागरिक सेवा का जनक किसे कहते थे? तो कॉर्नवालिस को। फिर है सर जॉन सी। इसने स्टेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 31 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की वो बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड बेलीजली, इसने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक है, लॉर्ड बेलीजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेल्जली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? देखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्चेरी, बूंदी तथा भरतपुर। नोट, देखिए इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, है ना। सहायक संधि कौन कौन किस मतलब शहर ने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर ने, ये भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, जो शिशु हत्या होती थी ना, तो उसको 1804 में फिर उसको भी उसके लिए भी दंड प्रदान कर दिया गया ना। पहले उसके लिए दंड नहीं होता था, पर 1804 में नियम 3 बना, जिसके अंतर्गत शिशु हत्या अगर किया जाएगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान कर दिया गया। फिर इसी ने 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, है ना। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। फिर जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा में की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। फिर नोट देखते हैं, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, कौन? तो लॉर्ड बेलेजली, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। फिर है सर जॉर्ज वॉलो। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह जो है वो जॉर्ज वॉलो के काल में ही हुई, 1806 में। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। याद रखिएगा, चार्टर एक्ट कब पारित हुआ, कब पास हुआ? पहली बार तो 1813 ईस्वी में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय काल में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, है ना, 1814 से 16 में। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो संगोली की संधि के द्वारा ना। फिर इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया, और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वाशिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं। जब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सो दैट आप फटाफट से पढ़ पाओ, रिवीजन कर पाओ वीडियो देख के। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। बहुत सारे थे गवर्नर जनरल, सारे को देखेंगे हम, है ना। एक वीडियो में ऐसे सारा कर पाना तो संभव नहीं है। तो आज ये वीडियो यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट और भी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। और अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इस तरह मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी, और इस तरह मैं ये हिस्ट्री का सारा पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द। 2 से 3 वीडियो में शायद ये कंप्लीट हो जाएगी। देन हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो लूसेंट की बुक की हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी बहुत जल्द, फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। ओके, तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।